मैं भारत को भारतीयता की मान्यता पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक बेबाक वक्ता और उस साहसी व्यक्तित्व की जिनका सच्चाई पर भरोसा और बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाने का साहस सराहनीय है, जो स्वदेशी रक्षक, सबूतों और तथ्यों के आधार पर सूचनाओं को तर्क वितर्क करने की क्षमता रखने वाले सामाजिक कार्यकर्ता, स्वदेशी आंदोलन के प्रणेता, भारतीय आयुर्वेद के समर्थक, स्वदेशी कृषि, स्वदेशी चिकित्सा, स्वदेशी कानून व्यवस्था की पुरजोर समर्थन करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता राजीव दीक्षित के बारे में। हाँ जी दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता राजीव दीक्षित की। दोस्तों, आपने राजीव दीक्षित का नाम काफ़ी बार सुना है। आज हम उस घटना का जिक्र करते हैं जिससे एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले राजीव दीक्षित स्वदेशी और स्वदेशी भाषा की ओर उन्मुख होते हैं। बात है नीदरलैंड्स की। नीदरलैंड में जब राजीव दीक्षित एक रिसर्च पेपर प्रेजेंट करने गए तो उन्हें वहां पर किसी ने टोका और कहा कि आप अंग्रेजी में अपना पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी स्वदेशी भाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। तो जवाब में राजीव दीक्षित ने कहा, शायद आप लोगों को हिंदी भाषा समझने में दिक्कत हो, इसलिए मैं अंग्रेजी में अपनी बात रख रहा हूं। तो सामने वाले इंसान ने कहा, यहाँ सभी लोग अपने अपनी देश की भाषा में बात कर रहे हैं और ट्रांसलेटर मौजूद है, तो बेहतर होगा आप भी अपनी ही भाषा में अपनी बात रखें। दोस्तों, उस दिन पहली बार राजीव दीक्षित को स्वदेशी भाषा और स्वदेश की महत्ता के बारे में अनुमान हुआ और यही वो घटना थी जहां से राजीव दीक्षित हिंदी की तरफ अपनी पकड़ को मजबूत करने और स्वदेशी को भारत का प्रमुख स्तंभ बनाने की ओर अग्रसर होते हैं। दोस्तों, यूरोप की एक यूनिवर्सिटी में कार्यरत प्रोफेसर धर्मपाल से राजीव दीक्षित के बहुत गहरे संबंध थे। बहुत प्रेरणा और मार्गदर्शन मिलता था राजीव दीक्षित को प्रोफेसर धर्मपाल से। धर्मपाल के पास रहकर राजीव दीक्षित ने बहुत सारे भारतीय ऐतिहासिक दस्तावेजों का अध्ययन किया, जिससे उनकी तर्क क्षमता में वृद्धि हुई। उनके लिए ये समझा पाना आसान हुआ कि किस तरह से हम हमारी पुरानी परंपराओं और वास्तविक मौलिकताओं से दूर होते जा रहे हैं। और इन्हीं तर्कों के आधार पर राजीव दीक्षित ने सिद्ध किया कि भारतीय कृषि, भारतीय कानून और न्याय व्यवस्था, भारतीय इतिहास और आयुर्वेद में मिलने वाली बारीकियों से हम हमारे जीवन को और सुखमय और आनंदमय बना सकते हैं। दोस्तों, यूरोपीय यूनिवर्सिटी में इतिहासकार और लेखक प्रोफेसर धर्मपाल के साथ रिसर्च करते हुए राजीव दीक्षित ने पाया लगभग 34,735 कानून अंग्रेजों ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाए थे कि वो भारतीयों को बेइज्जत कर सके, भारत को लूटने के लिए बनाए गए थे। और आज भी इनमें से अधिकांश कानून हिंदुस्तान में चल रहे हैं। राजीव जी के अनुसार हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार, भुखमरी और गरीबी का सबसे बड़ा कारण यही पुराने कानून है। तो सबसे पहले जरूरत है हिंदुस्तान में स्वदेशी कानून को बनाना और उन्हें लागू करना। दोस्तों, अब जानते हैं ये शख्सियत है कौन। राजीव दीक्षित का जन्म 30 नवंबर 1967 को नाहगांव, अतरौली, अलीगढ़, यूपी में हुआ। बचपन से ही पढ़ने में राजीव बहुत ही शार्प थे। उन्होंने अपने इंटरमीडिएट की पढ़ाई फिरोजाबाद, यूपी से की और बाद में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के उद्देश्य से उन्होंने जेके इंस्टीट्यूट इलाहाबाद से बीटेक किया। बीटेक के बाद ये जानकारी मिलती है कि आईआईटी कानपुर से उन्होंने एमटेक की डिग्री ली थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कानपुर, आईआईटी कानपुर से राजीव जी ने एमटेक किया। दोस्तों, इस बीच में एक बात और बता दूं
इस संबंध में एक आरटीआई लगाई गई थी जिसमें आईआईटी कानपुर ने यह बताया कि इस नाम का कोई भी व्यक्ति बताए गए साल में यहां से एमटेक नहीं करता था। दोस्तों, इन अफवाहों के इतर हम चलें तो राजीव जी ने अपने करियर की शुरुआत CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट और फ्रांस टेलीकम्युनिकेशन सेंटर में काम करके की थी। अपने स्कूल के दिनों से ही राजीव जी की प्रेरणा भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और उद्धव सिंह जैसे व्यक्तित्व रहे हैं। बहुत जल्द मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हुए राजीव दीक्षित को समझ आ गया था कि विदेशी कंपनियां सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में घटिया माल बेचकर मुनाफा कमाती है। और अपने शुरुआती दौर में राजीव दीक्षित ने लगभग 5000 विदेशी कंपनियों की लिस्टिंग कर ली थी, जो कंपनियां सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में मुनाफा कमाने के उद्देश्य से काम कर रही थी। इन विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट्स के बहिष्कार और स्वदेशी के प्रति अपने लगाव को और जागरूक कर राजीव दीक्षित स्वदेशी आंदोलन से जुड़ने लग गए थे। खुद MNC कंपनी में होने के बावजूद राजीव दीक्षित को यह समझ आया, अगर हिंदुस्तान को अपने पैरों पर खड़ा करना है, आत्मनिर्भर बनाना है, तो हमें स्वदेशी अपनाना होगा और विदेशी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना होगा। अपने स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से राजीव दीक्षित की इच्छा थी हिंदुस्तान के हर व्यक्ति तक पहुंचना, हर भारतीय तक अपनी बात को पहुंचाना, और इसके लिए उन्होंने हिंदी भाषा पर पकड़ बनानी शुरू की और विदेशी कंपनियों की लिस्ट और उनके प्रोडक्ट्स के बहिष्कार के संबंध में लगभग 12,000 प्रेजेंटेशंस दिए। उनकी कन्विंसिंग स्किल इतनी जबरदस्त थी, तर्क और लॉजिक के साथ में, कि हर इंसान को उनकी ये बात अच्छे से समझ आती कि हमारे लिए क्यों जरूरी है स्वदेशी को अपनाना और विदेशी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना। यहां तक कि राजीव दीक्षित भारतीय शिक्षा पद्धति में भी बदलाव चाहते थे और एक ऐसी शिक्षा पद्धति को विकसित करना चाहते थे जो अंग्रेजी शिक्षा के हावी होते प्रभाव को कम कर सके। इस दौर में ही राजीव दीक्षित को राजीव भाई कहा जाने लगा। राजीव दीक्षित केवल स्वदेशी अपनाओ का आंदोलन ही नहीं चलाते थे, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी उन्होंने भारतीय आयुर्वेद को अपनाया। उनके अनुसार भारतीय आयुर्वेद में जितनी बीमारियों को जड़ से खत्म करने की क्षमताएं हैं, उस बारे में आप और हम अभी तक अनभिज्ञ हैं। उन्होंने अपने खुद के शरीर पर सिर्फ आयुर्वेद और ज़रूरत पड़ने पर होम्योपैथ का इस्तेमाल करने की बात भी रखी है, क्योंकि राजीव दीक्षित आयुर्वेद को द मोस्ट इफेक्टिव मेडिकल साइंस मानते थे। दोस्तों, 1991 में ही राजीव भाई ने अपने साथियों के साथ आज़ादी आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। क्या मायने हैं आज़ादी के राजीव दीक्षित की नज़रों में? उनके अनुसार हमारे देश में बने हुए कानूनों के अनुसार चलना ही आज़ादी है। आज तक हम अंग्रेज़ों के बने हुए कानूनों पर चल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। आज भी हम अंग्रेज़ों के बनाए कानूनों और उनकी व्यवस्थाओं से मुक्त नहीं हो पाए हैं, यानी सच्चे अर्थों में हम आज़ाद नहीं हो पाए हैं। हालांकि आज़ादी आंदोलन की शुरुआत 1991 में हुई, पर यथार्थ में अगर देखें तो 1984 का भोपाल गैस कांड, उसके बाद से ही राजीव दीक्षित और उनके दोस्तों ने आज़ादी आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। 1984 का भोपाल गैस कांड, जिसकी दोषी कंपनी विदेशी कंपनी थी, राजीव दीक्षित और उनके साथियों का कहना था हिंदुस्तान से विदेशी कंपनियों को बेदखल कर दिया जाए, खासकर भोपाल गैस त्रासदी की दोषी अमेरिकी कंपनी। 1991 में ही दोस्तों डंकल प्रस्ताव आया। हमारी केंद्र सरकार इस प्रस्ताव के अंतर्गत चाहती थी अनगिनत विदेशी कंपनियों को हिंदुस्तान में आकर व्यापार करने की अनुमति देना। इस डंकल प्रस्ताव का आज़ादी आंदोलन के तहत पुरजोर विरोध किया गया। इस डंकल प्रस्ताव के अध्यक्ष
आर्थर डंकल जब हिंदुस्तान पहुंचे तो हिंदुस्तान पहुंचते ही मिस्टर डंकल के साथ राजीव दीक्षित और उनके दोस्तों ने मारपीट की। इस इल्ज़ाम में उन्हें तिहाड़ जेल भी जाना पड़ा। जिस समय राजीव भाई तिहाड़ जेल में थे उस समय तिहाड़ जेल की पुलिस अधीक्षक किरण बेदी थी। बहुत सारी नियमावलियों को समझकर राजीव दीक्षित ने इस बात को सामने रखा कि अंग्रेज़ों के बनाए जेल के कानून भी सिर्फ भारतीयों को बेइज्जत करने और नीचा दिखाने के लिए हैं। इन कानूनों में बदलाव की सख्त आवश्यकता है। दोस्तों, जोर शोर से राजीव दीक्षित और उनके पीछे उनके साथियों की संख्या बढ़ रही थी। हिंदुस्तान में हर एक भारतीय तक राजीव भाई अपने स्वदेशी आंदोलन और आज़ादी आंदोलन की अलख को पहुंचाने में लगे हुए थे। 1999 तक आते आते राजीव दीक्षित एक जानी मानी शख्सियत बन चुके थे। एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जिनका पुरजोर समर्थन था स्वदेशी को अपनाने और विदेशी प्रोडक्ट का बहिष्कार करने में। 1999 में राजीव भाई और योग गुरु रामदेव बाबा का परिचय हुआ और यहाँ से दोनों ने एक साथ मिलकर स्वदेशी आंदोलन पर कार्य करना शुरू कर दिया। दोनों का उद्देश्य समान, हिंदुस्तान को स्वदेशी स्तंभों पर खड़ा करना ताकि भारत आत्मनिर्भर हो सके। योग गुरु बाबा रामदेव और राजीव भाई ने साथ मिलकर स्वदेशी स्वावलंबन अभियान चलाया। इसी अभियान के तहत बाबा रामदेव ने भारत स्वाभिमान ट्रस्ट 2009 में स्थापित किया और इसके राष्ट्रीय सचिव के रूप में राजीव दीक्षित को चुना गया, जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और रामदेव बाबा को इस बात का आभास था कि राजीव दीक्षित इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकते हैं। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य था भ्रष्टाचार को भारत से हटाना और योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देना। इस संबंध में राजीव दीक्षित ने पूरे भारत में अनेकों सेमिनार और व्याख्यान का आयोजन किया। यहाँ तक कि अनेकों बार बाबा रामदेव द्वारा स्थापित पतंजलि योग पीठ में भी राजीव भाई के व्याख्यान करवाए जाते थे। साथ ही आस्था टीवी पर लाइव व्याख्यान आने शुरू हो गए ताकि हर भारतीय तक बाबा रामदेव और राजीव भाई के चल रहे अभियान की अलख पहुंच सके। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी राजीव दीक्षित जी की दूरदर्शिता के बारे में। बहुत पहले राजीव दीक्षित ने कहा था 500 और 1000 के नोटों को बंद करके हिंदुस्तान के काले धन को और भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकता है, या यूं कहें काले धन और भ्रष्टाचार पर सीमाएं आरोपित की जा सकती है। और दोस्तों, राजीव भाई की कही हुई वो बात या सलाह सन 2016 में मोदी सरकार ने क्रियान्वित की और डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी हुई थी। इस नोटबंदी का उद्देश्य भी भ्रष्टाचार और काले धन पर रोक लगाना था। 1999 में जब राजीव भाई और योग गुरु बाबा रामदेव साथ में जुड़े तो दोनों के कुछ संयुक्त उद्देश्य थे, जिसमें सबसे बड़ा उद्देश्य था कुशल और बुद्धिमान लोगों को अपने अभियान से जोड़ना, चुनाव में वोट देने के लिए प्रत्येक भारतीय को सक्रिय और जागरूक करना, वास्तविक सच्चाई के प्रति लोगों को जागरूक करना और आने वाले 2014 के लोकसभा चुनावों में एक पार्टी बनाकर खुद उतरना ताकि अपने विचारों को चुनाव के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा सके। दोस्तों, बहुत सारे पवित्र उद्देश्यों को लेकर राजीव दीक्षित और योग गुरु बाबा रामदेव का संयुक्त अभियान सफलता की ओर अग्रसर हो रहा था। राजीव दीक्षित देश के कोने कोने में जाकर अपने व्याख्यान के माध्यम से लोगों को स्वदेशी स्वावलंबन की ओर प्रेरित कर रहे थे। इस बीच कुछ अफवाहें आनी शुरू हुई कि अब योग गुरु बाबा रामदेव राजीव दीक्षित की पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता से घबराने लगे हैं। कुछ विवाद भी सामने आने लगे जिन्हें ये माना गया कि योग गुरु बाबा रामदेव और राजीव भाई के बीच के वैचारिक मतभेद है। पर अब ये वैचारिक मतभेद
विवाद के रूप में लोगों के सामने आने लगे थे। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता रहा है या अफवाहें सुनने में आती है कि बाबा रामदेव ने राजीव भाई के विरुद्ध कई षड्यंत्र भी बनाए थे। एक समय की बात, जब राजीव भाई अपने व्याख्यान के सिलसिले में मध्य प्रदेश भिलाई पहुंचे। भिलाई में अपने व्याख्यान करके वे एक गाड़ी से दुर्ग की ओर सफर कर रहे थे। उस समय उनके साथ पतंजलि योगपीठ के एक आचार्य दयासागर जी थे। बीच रास्ते में राजीव भाई को दिल में दर्द की शिकायत हुई। तबीयत नासाज होने की वजह से उनकी गाड़ी को आगे ले जाने के बजाय दुर्ग के ही पतंजलि योग शिविर में ले जाया गया, जहां पर उनकी तबीयत न संभलने के कारण उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की बात की जाने लगी। पर क्योंकि राजीव दीक्षित सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद और होम्योपैथ पर विश्वास करते थे, उन्होंने अस्पताल जाने से इनकार कर दिया। पर मिनट प्रति मिनट उनकी तबीयत खराब होती चली गई। अंततः निर्णय लिया गया उन्हें अपोलो अस्पताल ले जाने का। अस्पताल ले जाने पर पता चला कि उन्हें रास्ते में दिल का दौरा पड़ा था और कुछ ही क्षणों में उनका निधन हो जाता है। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरी जांच के बाद पता चलता है कि राजीव भाई को दिल का दौरा पड़ा था और 30 नवंबर 2010 को राजीव भाई का निधन हो जाता है। दोस्तों, राजीव दीक्षित जैसा सामाजिक कार्यकर्ता, अचानक से खबर आती है कि राजीव दीक्षित का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। समर्थकों में दुख की लहर दौड़ पड़ती है। किसी को विश्वास नहीं हुआ अभी हाल ही व्याख्यान देकर गए राजीव दीक्षित जी का निधन हो गया है। दोस्तों, सबसे बड़ी शॉकिंग बात यह है कि राजीव दीक्षित का शरीर नीला पड़ गया था। अचानक से हुई मृत्यु के बावजूद समर्थकों के बहुत चाहने पर भी अस्पताल प्रशासन ने उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं किया। बहुत सारे सवाल उठे राजीव दीक्षित की मौत पर। कुछ का कहना कि शायद योग गुरु बाबा रामदेव का षड्यंत्र था, जिस वजह से राजीव दीक्षित जी दुनिया को अलविदा कह गए। पर सिर्फ एक ही अफवाह तक बातें सीमित नहीं रही। यहां तक कि उस समय की कांग्रेस सरकार पर भी सवालिया निशान उठाए गए, क्योंकि कांग्रेस सरकार मल्टीनेशनल और विदेशी कंपनियों को भारत लाने के समर्थन में थी, जबकि राजीव दीक्षित के व्याख्यान सदैव इन बातों के विरोध में रहे, यानी कहीं ना कहीं वो सरकार के इस निर्णय का भी विरोध कर रहे थे। एक और अफवाह जो सामने आई कि मल्टीनेशनल कंपनियों और विदेशी कंपनियों का विरोध करके राजीव दीक्षित ने पग पग पर अपने लिए दुश्मन बना लिए थे। इन अफवाहों में कितनी सच्चाई है और क्या सच्चाई नहीं है, इस बारे में आप और हम आज की तारीख में कुछ नहीं कह सकते। नुकसान सबसे बड़ा भारत माता के उस सपूत का हुआ जो स्वदेशी और सच्ची आज़ादी के लिए एक लड़ाई लड़ रहे थे, जिन्होंने एक अलख जगाई हर हिंदुस्तानी को जागरूक करने का, ताकि हम स्वदेशी को अपनाएं और विदेशी सामानों का बहिष्कार करें। आज भी दोस्तों राजीव दीक्षित के वीडियोस, उनकी कही हुई बातें, उनके व्याख्यान लोग बहुत चाव से सुनते हैं, क्योंकि उसमें तर्क और वितर्क के साथ अपनी बातों को पेश किया गया है। राजीव भाई की संदेहास्पद मृत्यु कुछ उसी तरह थी जैसे हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी। इस संदेह, इस शक का खुलासा कभी नहीं हो पाया। राजीव भाई का पार्थिव शरीर पतंजलि योगपीठ हरिद्वार ले जाया गया और 1 दिसंबर 2010 को उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया गया और इस तरह राजीव दीक्षित दुनिया को अलविदा कह गए। दोस्तों, यहाँ एक सवाल उठता है, राजीव दीक्षित को उनके घर, उनके गांव क्यों नहीं ले जाया गया? क्यों उनकी पार्थिव देह को अपने घर की मिट्टी नसीब नहीं हुई? दोस्तों, आज भी ये सवाल ही है कि राजीव दीक्षित का मर्डर हुआ या नेचुरल डेथ थी। दोस्तों,
हम बात कर रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता और बेबाक वक्ता राजीव दीक्षित की, जिन्होंने आयोडीन नमक इसके संबंध में भी अभियान चलाया और कारण ये दिया कि बहुत सारे देशों में आयोडीन नमक बैन है, तो फिर हिंदुस्तान में खुलेआम क्यों चल रहा है। राजीव भाई ने मल्टीनेशनल कंपनियों का विरोध किया कि ये विदेशी कंपनियां हिंदुस्तान में आकर सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना चाहती है, जबकि हम स्वदेशी को अपनाकर हमारे भारत को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। भाई राजीव ने 5000 विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाई ताकि आप और हम जागरूक हो सके कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट विदेशी है जिसका हमें बहिष्कार करना चाहिए। अपने इन्हीं उग्र विचारों की वजह से सरकार से भी उनका विरोध ही हमेशा प्रदर्शित हुआ है। दोस्तों, एक सच्चा भारतीय होने के नाते राजीव भाई को सच्ची श्रद्धांजलि हम तभी दे सकते हैं जब उनके चलाए गए अभियानों को आगे लेकर जाए। एक ऐसा सामाजिक कार्यकर्ता, एक बेबाक वक्ता जिसने अपनी बात को पुरजोर समर्थन और तर्कों के साथ प्रस्तुत किया था। उनका कहना कहीं भी गलत नहीं था कि आज भी हिंदुस्तान में अंग्रेजों के बनाए हजारों कानून चल रहे हैं। आज विकास की ओर अग्रसर हिंदुस्तान को सबसे बड़ी ज़रूरत है स्वदेशी अपनाकर आत्मनिर्भर बनने। इस बात को जितनी दूरदर्शिता के साथ राजीव दीक्षित ने समझा, उस बात को हमें आज समझकर आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। दोस्तों, राजीव दीक्षित सदैव स्वदेशी आंदोलन के प्रणेता और भारतीय आयुर्वेद के समर्थक के रूप में याद किए जाते रहेंगे। आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं और जल्द ही मिलेंगे फिर से एक नई शख्सियत और एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।